हेलो स्टूडेंट्स, हम स्पेक्ट्रम के ऊपर एक सीरीज़ करने वाले हैं जिसके अंदर हम सभी चैप्टर्स को वन बाय वन डिटेल में कवर करेंगे और साथ साथ में उनको याद भी करेंगे। आई होप कि जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी तब तक हमें सारी स्पेक्ट्रम अच्छे से याद हो जाएगी। इसके साथ साथ इस वीडियो के एंड के अंदर हम उस चैप्टर से रिलेटेड पिछले साल में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें क्या रिलेशंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला चैप्टर है सोर्सेस मॉडर्न इंडिया के। सो मॉडर्न इंडिया क्या है? मॉडर्न इंडिया टाइम पीरियड है जो कि मिड 18 सेंचुरी से स्टार्ट होता है। मिड 18 सेंचुरी कह लें या फिर 1750s कह लें, जिस टाइम पे जो मुग़ल रूल है वो एंड हुआ और ब्रिटिश एरा स्टार्ट हुआ। इस टाइम के सोर्सेज से क्या मतलब है? सोर्सेज मतलब इससे हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पता चलेगा, उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा। अब हम जान लेते हैं कि जो सोर्सेज हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सोर्स और एक होते हैं सेकेंडरी सोर्स। अब इनमें क्या डिफरेंस है? प्राइमरी सोर्स जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे, मतलब उस टाइम पीरियड में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी है इसमें आर्काइव्स, वो एक प्राइमरी सोर्स है। इसका मतलब उस टाइम पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई लॉ बनाया गया होगा, किसी पेपर पे लिखा होगा कि ये गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है, तो वो जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के हम उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। तो वो एक प्राइमरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? इसका मतलब जो इंसान उसे लिख रहा है ना, उसका कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, वो वहाँ प्रेजेंट नहीं था। मान लीजिए कि कोई किसी इवेंट पे अपने व्यूज़ दे रहा है, फॉर एग्जांपल इन न्यूज़पेपर जैसे कोई आर्टिकल लिखता है वो वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, कोई बुक लिखी गई है, तो ये सब सेकेंडरी सोर्सेज के पार्ट आएंगे। अब हम एक बार समझ लेते हैं आर्काइव्स को। वैसे हम डिटेल में इन सभी कैटेगरीज को पढ़ेंगे, अलग अलग सोर्सेज क्या होते हैं, क्या इनकी रेलेवेंस होती है, बट हम बिगिन करते हैं आर्काइव से। आर्काइव्स, मान लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में, तब से लेके 1857 तक, जब तक वो इंडिया में रही, उसके जो रिकॉर्ड्स होंगे हम उनको पढ़ेंगे, उनके जो आर्काइव्स हैं हम उन्हें पढ़ेंगे, तो हमें पता लगेगा उन्होंने ट्रेड कैसे किया, किस तरीके से इसमें उन्हें फ़ायदा हुआ होगा, क्या क्या उनकी पॉलिसी रही होगी। इसी तरीके से जब 1858 के अंदर, 1857 रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर किया, तो जब हम उनके आर्काइव्स पढ़ेंगे तो हमें उनकी पॉलिसी मेकिंग के बारे में पता लगेगा। मान लीजिए उन्होंने एजुकेशन पे कोई पॉलिसी बनाई, तो हम उसे पढ़ के पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो इवॉल्व हुई होगी। इसी तरीके से और भी यूरोपियन ईस्ट इंडियन कंपनी थी, जैसे फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज़। अगर हम उनके रिकॉर्ड्स चेक करें तो हमें उस टाइम की एक इकोनॉमिक हिस्ट्री का बड़ा बड़ा आइडिया हम लगा सकते हैं और उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं, ओरल एविडेंस। ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसलिए हम इसे यहीं पे कवर कर लेते हैं। बचपन में आपने सुना होगा ओरल टेस्ट है, मतलब क्या है? नॉन रिटन सोर्सेस, जो सोर्सेस लिखे हुए नहीं हैं, बोले हुए हैं। ओरल, जैसे किसी ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो बता रहे कि ये हुआ था जी, ये हुआ था, तो वो हो गया, या किसी का इंटरव्यू हो गया। तो ये जो सोर्सेज हैं ये रिलायबल कम होंगे, बिकॉज जो इंसान बता रहा है इसमें उसके खुद के व्यूज़ भी इंक्लूडेड होंगे। मान लीजिए कोई है जो नेशनलिस्ट है, तो वो जिस भी हिसाब से बताएगा वो प्रो नेशनलिस्ट हो सकता है कि अगर वो ऐसे तरीके से बताने की कोशिश करे जिसमें उसके खुद के व्यूज़ नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उससे अफेक्ट हो सकता है। अब हम आर्काइव्स को डिटेल में पढ़ते हैं, इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, हम इन सभी को एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स की। तो एक जगह है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में, जहाँ पे जो सेंटर की गवर्नमेंट थी उसके आर्काइव्स रखे गए हैं। कैसे रखे गए हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट में। बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स हैं, रिलायबल हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने कह दिया था मतलब वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होगा। तो इनमें क्या अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए थे, जैसे कि आज के टाइम पे भी है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे भी डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे। रेवेन्यू का अलग डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल का अलग, मिलिट्री का अलग, जुडिशियल अलग, एजुकेशन अलग, और सबके अलग अलग डिपार्टमेंट में वैसे वैसे पेपर्स रखे गए हैं। तो हम यहाँ पे इन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम होम पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, जो कि 1907 में बना था, उसके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं,
तो हमें नेशनल मूवमेंट के बारे में पता लगेगा कि क्या क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया था। इसी तरीके से एक रिफॉर्म्स ऑफिस है, अगर हम उसके रिकॉर्ड देखें तो हमें पता लगेगा कि किस किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो रिफॉर्म्स लाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे डेवलप हुआ फ्रॉम 1920 टू 37। इसी तरीके से अगर हम जुडिशरी के और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन कैसा था। उसके अलावा अगर हम सर्वे के बारे में पढ़े, जैसे किसी ने सर्वे किया था वहाँ पे, तो उसके भी कुछ मतलब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वहाँ से हमें ज्योग्राफी के बारे में पता लग सकता है, वहाँ की इकोनॉमी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, प्लस हिस्ट्री के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। अब एक चीज़ इसमें जो लिखी गई है वो है जेम्स रेनल, जो कि फर्स्ट सर्वेयर जनरल थे बंगाल के। इसे हमें याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक याद करनी होगी कि जेम्स रेनल, रेनल से हम याद रखते हैं रन, तो ये रन कर करके इसने क्या किया, पूरे बंगाल का सर्वे कर दिया। जेम्स रेनल ने रन कर करके पूरे बंगाल का सर्वे कर दिया। तो फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल वाज जेम्स रेनल। अब हम आ जाते हैं आर्काइव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया अभी जैसे स्टेट्स हैं वैसे नहीं थे पहले। कुछ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रेसिडेंसीज थी, ब्रिटिश के अलावा कुछ पार्ट किसी और फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर भी था, कुछ पहले इंडियन पावर्स भी थी जो ब्रिटिश ने टेक ओवर कर ली। तो जब हम देखते हैं जैसे कि लाहौर की किंगडम है, इसे जब ब्रिटिश ने टेक ओवर किया तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स मिले उन्हें खालसा दरबार रिकॉर्ड्स कहते हैं। इन्हें हम इजीली याद कर सकते हैं, ये 1800 से 1849 के हैं। इन्हें हम इजीली याद कर सकते हैं कि हाँ, लाहौर पहले पंजाब का पार्ट था एंड खालसा दरबार वर्ड जो है वो पंजाब से रिलेटेड है, तो ये यहाँ के रिकॉर्ड्स को बोलते हैं। उसके अलावा पेशवा दफ्तर, अगर आपने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा पेशवा जो थे वो मराठा थे, और ये इनका जो सेंटर था वो था पुणे, तो पुणे में पेशवा दफ्तर मिलता है, वहाँ के रिकॉर्ड्स मिलते हैं। तो हमें मराठा हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता लगाया जा सकता है। अगर हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स राजस्थान में थे, जैसे कि जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। तो अगर हम वहाँ की हिस्ट्री जानना चाहें तो बीकानेर के अंदर राजस्थान स्टेट आर्काइव डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हमें उससे रिलेटेड आर्काइव्स मिल सकते हैं और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसी तरीके से 1846 में जम्मू कश्मीर में डोगरा रूलर्स हुआ करते थे, तो अगर हमें उनके बारे में जानना है तो हमें पेपर्स मिलेंगे जम्मू में, स्टेट पेपर्स। अब हम तीनों प्रेसिडेंसीज़ की बात करते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी के जो हमें आर्काइव्स हैं वो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एंड स्टेट आर्काइव्स ऑफ वेस्ट बंगाल दोनों में मिलते हैं। इसमें जो 1756 के पहले के रिकॉर्ड्स थे, मतलब बैटल ऑफ प्लासी, जिसके बारे में हम फ्यूचर में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, वो रिकॉर्ड्स तो लॉस्ट हो गए थे ऑब्वियसली बैटल के कारण, बट उसके बाद के रिकॉर्ड्स हमें इन दोनों जगह पे मिल जाएंगे, वेस्ट बंगाल में भी मिलेंगे और इंडिया आर्काइव में भी मिलेंगे। अब हम जानते हैं मद्रास के। अब हमें दो चीज़ें याद रखनी इंपॉर्टेंट, एक है फोर्ट सेंट विलियम जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में है, और एक है फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि है मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अभी अगर आप ब्रिटिश क्राउन को देखें तो वहाँ पे विलियम है, प्रिंस विलियम, और उनके जो सन है जॉर्ज। तो विलियम खुद तो बंगाल में आए थे, उन्होंने अपने बेटे को बोला कि तुम मद्रास घूमाओ, ठीक है। तो मद्रास के जो रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें हम जो रिकॉर्ड्स हैं हमें 1670 से मिलते हैं, और उसके बाद उसमें गवर्नर और काउंसिल जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज के, उनके रिकॉर्ड्स मिलते हैं। वहाँ पर जो फ्रेंच के साथ स्ट्रगल हुआ था जिसके बारे में हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, और भी जो इंडियन रूलर्स थे उनके साथ जब इंग्लिश का स्ट्रगल हुआ, या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे कैसे एक पॉलिटिकल पावर की तरह उभर कर आई, ये सब बातें अगर हमें पता लगानी है तो हम मद्रास के रिकॉर्ड से पता लगा सकते हैं। इसी तरीके से बॉम्बे के बारे में अगर हमें पढ़ना है, बॉम्बे में उस टाइम में आज के टाइम के महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, गुजरात का पार्ट, सिंध का पार्ट, कुछ कन्नड़ स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे। तो उस पूरे वेस्टर्न इंडिया के बारे में अगर हमें पता लगाना है तो हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, जो कि हमें महाराष्ट्र सेक्रेटरीट ऑफिस मुंबई में मिलेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो और यूरोपियन पावर्स थी उनके आर्काइव्स हमें कहाँ मिलेंगे। अगर हम बात करें पोर्चुगीज़ की तो 1700 से लेके 1900 तक के उनके रिकॉर्ड्स जो हैं हमें गोवा में मिलेंगे। लिस्बन
से गोवा ऑर्डर्स आते होंगे कि ऐसे करना है, ये चीज़ न्यू रूल लगाना है, ये वो जो भी, और यहाँ गोवा से लिस्बन में रिस्पॉन्स जाता होगा। तो ये सब पेपर्स जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें पता लग जाएगा पोर्चुगीज़ के बारे में। उसके बाद आती है एक और यूरोपियन पावर जो कि है डच। चलिए पहले याद करते हैं कि डच कहाँ कहाँ थे। पोर्चुगीज़ गोवा में थे, ये तो हमें याद रहता ही है। डच से हम याद करते हैं एक वर्ड डक, और डक का एक दोस्त था चीता। तो वो अपने दोस्त को क्या कहती है, चल मेरे चीते। चल मेरे चीते मतलब CMC। तो जो डच थे वो कौन कौन से एरिया में थे, वो थे CMC में, मतलब कोचिन, मालाबार एंड चिंसुरा। तो कोचिन और मालाबार जो है जब हम देखते हैं तो ये मान लीजिए इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है। कोचिन और मालाबार इस हिस्से में है और यहाँ पे पास में पड़ता है मद्रास। तो इसलिए मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में तो उनके कोचिन और मालाबार के जो रिकॉर्ड्स हैं वो थे, और चिंसुरा है यहाँ बंगाल एरिया में। तो वेस्ट बंगाल के जो स्टेट आर्काइव्स हैं वहाँ पर हमें चिंसुरा से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। फ्रेंच की जब हम बात करते हैं तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, फ्रेंच 2 जगह पे थे। मान लीजिए CP जो कनॉट प्लेस है दिल्ली का, वो फ्रेंच आर्किटेक्चर से बना है मान लीजिए, और वहाँ पे फ्रांस के लोगों को आना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो C और P मतलब चंद्रनगर और पौंडीचेरी, ये 2 जो जगह हैं वहाँ पर फ्रेंच थे, और वो जब जाते हैं तो वो अपने आर्काइव्स ले जाते हैं पेरिस। डैनिश जो थे उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें मिलते हैं कोपेनहेगन में, जो कि वो अपने साथ वापस। तो हम ये बता रहे हैं कि जो डैनिश रिकॉर्ड्स थे वो कहाँ थे, ट्रांकेबार। डैनिश थे ट्रांकेबार और सिरमपुर में, जो वो क्या करते हैं 1845 में ना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। तो वो अपने ज़्यादातर रिकॉर्ड्स अपने साथ कोपेनहेगन वापस ले जाते हैं, और जो कुछ बचे खुचे होते हैं वो मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में रह जाते हैं। अब हम बात करते हैं जुडिशियल रिकॉर्ड्स। ये क्या है, बहुत सारी देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती होंगी, बहुत सारे जो है लॉ ऑर्डर पास किए जाते होंगे, विल्स बनती होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन के लेटर होते होंगे। तो ये सब देख के हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम पे सोसाइटी कैसी रही होगी, सोसाइटी में किस टाइप के केसेस आते हैं, क्या माइंडसेट है लोगों का, ये सब हम पता लगा सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन भी पता लगा सकते हैं कि कितने पैसों पे उन्होंने केस कर दिया, क्या हो गया। तो इस तरीके से जुडिशियल रिकॉर्ड जो है वो सोसाइटी और इकोनॉमिक कंडीशन को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने याद किया था फोर्ट सेंट जॉर्ज का है, मद्रास में है। तो मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में फोर्ट सेंट जॉर्ज में जो मेयर का कोर्ट लगता होगा उसके आर्काइव्स हैं, और जो मेयर का कोर्ट फोर्ट विलियम्स में लगता होगा उसके कैलकाटा में है। स्पेशली जो बॉम्बे में लगता होगा उसके महाराष्ट्र सेक्रेटरीट ऑफिस में है। उसके अलावा बंगाल में सुप्रीम कोर्ट था, उसके भी रिकॉर्ड्स हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कब आए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आता है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। और इसी तरीके से बॉम्बे में भी सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे रिकॉर्डर्स कोर्ट के भी जुडिशियल रिकॉर्ड्स हमें महाराष्ट्र में मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है पब्लिश्ड आर्काइव्स। पब्लिश्ड आर्काइव्स क्या है, मतलब जो चीज़ें मान लीजिए पार्लियामेंट है वहाँ पे कुछ प्रोसीडिंग्स हुआ करती होगी, बहुत सारी कमेटीज़ थी, उनकी रिपोर्ट्स आती होंगी, एजुकेशन पे बना दी, फेमाइन पे कमीशन बना दी, रॉयल कमीशंस भी थी, वीकली वो अपने गैजेट्स निकालते होंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थी, उनकी प्रोसीडिंग्स हैं, पेपर्स हैं। तो जो भी वो चीज़ सारी पब्लिश हुआ करती थी वो सारी की सारी पब्लिश्ड आर्काइव्स में इंक्लूड होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में पढ़ते हैं प्राइवेट आर्काइव्स और फॉरेन रिपोजिटरीज। प्राइवेट आर्काइव्स क्या है, मतलब कोई ऐसा इंडिविजुअल या फैमिली प्राइवेटली जिसने अपने पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स रखे हों, वो भी हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो पर्सन या फैमिली इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जो नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे उनके पेपर्स हैं, उनके रिकॉर्ड्स हैं, तो वो कितने इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये रिकॉर्ड्स हमें कहाँ मिलते हैं, एक तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर मिलते हैं। उसके अलावा मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिजनेस हाउस था जो कोई इंडियन चला रहा था, अगर हम उसके या फिर कोई और भी था, तो अगर हम उनके आर्काइव्स या उनके डॉक्यूमेंट्स देखें तो हमें उस टाइम पे हो रहे इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में पता लग जाएगा। ये है प्राइवेट आर्काइव्स। उसके बाद हम आते हैं फॉरेन रिपोजिटरीज पे। अब जब इंडिया पे फॉरेनर्स ने रूल किया तो उनकी कंट्रीज़ में भी कुछ पेपर्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो हमसे रिलेटेड होंगे या इंडिया से रिलेटेड होंगे। इंग्लिश, वहाँ पर है इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स जो कि है लंदन में, एक ब्रिटिश म्यूज़ियम है,
और जो मिशनरी सोसाइटीज़ थी, मिशनरी सोसाइटीज़ क्या होती थी, जो इंडिया में आके अपने क्रिश्चियन रिलीजन को फैलाती थी, उसे प्रमोट करती थी। तो उनके भी आर्काइव्स, उनके भी पेपर्स होंगे कि कौन कौन लोग आए, क्या प्रमोट किया, यहाँ की क्या कंडीशन थी, क्या अफेक्ट हुआ उनके प्रमोशन से, क्या कोई कन्वर्ट हुआ। तो ये सब चीज़ें हमें उस टाइम की हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करेंगी। इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड्स में बहुत सारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो जनरल कोर्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, बहुत सारी कमिटीज़, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इंडियन काउंसिल, इन सब के बारे में रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। ये सब कौन है, क्या है, आने वाले चैप्टर्स में हमें पता लगेगा। उसके बाद हम फ्रेंच की बात करें तो जो फ्रेंच है वहाँ पे भी जो है जो उनके आर्काइव्स नेशनली है पेरिस, वहाँ पे उन्होंने अपना रखा। बहुत सारे आर्काइव्स मिलते हैं जो इंडिया से रिलेटेड, बिकॉज वो ले गए थे पेरिस, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। और बहुत सारे हैं आर्काइव्स जो हमें मिलेंगे फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, कॉलोनीज एंड वॉर। जैसे हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री, इस तरीके से उनका एक मिनिस्ट्री थी फॉरेन अफेयर, कॉलोनीज और वॉर की, जिसमें जब इंडिया के बारे में लिखा गया तो वो आर्काइव्स हम पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से डच ने हेग के अंदर, आई कैन प्रोनाउंस दिस, बट यहाँ पर अपना आर्काइव्स रखे। डैनिश ने कोपेनहेगन में और पोर्चुगीज़ ने लिस्बन में, जो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पर रखे। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें कुछ आर्काइव्स मिलते हैं पाकिस्तान में भी, जैसे वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस लाहौर, रिकॉर्ड ऑफिस पेशावर एंड रिकॉर्ड्स इन सिंध। ये किस लिए काम के होंगे? ऑब्वियसली पहले इंडिया का ही पार्ट था तो इंडिया में ही आते थे, बट अभी हम पाकिस्तान के आर्काइव्स की तरह इन्हें पढ़ सकते हैं, और ये वहाँ की रीजनल हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। उन्हें पढ़ के हमें पता लग सकता है कि इंडिया का अफ़गानिस्तान से, ईरान से और जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे क्या रिलेशन था। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है बायोग्राफीज, मेमोइर्स एंड ट्रैवल। ये क्या है? मान लीजिए कोई इंडिया में ट्रैवल करने आया था और उसने अपने एक्सपीरियंस को लिख दिया। कोई ट्रेड करने आया था, उसने अपने एक्सपीरियंस को लिख दिया। कोई मिशनरीज आई थी, उन्होंने लिखा। सिविल सर्वेंट्स थे जिनकी यहाँ पोस्टिंग हुई, जो इंडिया आए, उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा। तो ये सब लोग जो हैं वो अपने मेमोइर्स छोड़ गए, बायोग्राफीज छोड़ गए, ट्रैवल अकाउंट्स लिख के गए। यहाँ पर ट्रैवल अकाउंट्स आएगा, ट्रैवल अकाउंट्स लिख के गए। तो जो पहले दो हैं ये मिशनरी से हैं रिलेटेड, एंड ये दो जो हैं ये नॉन ब्रिटिश हैं जिन्होंने लिखा है। अब हम इन्हें याद कर लेते हैं ताकि इन केस क्वेश्चन आए तो हमें याद हो। तो सबसे पहले बिशप हैबर, इसमें से हम वर्ड लेंगे हॉप। एक इंसान है जो हॉप कर रहा है, हॉप कर रहा है मतलब कूद रहा है, कूद कूद के एक जर्नी तय कर रहा है। तो इसलिए इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है जर्नल, बिशप हैबर जर्नल। एबी डुबॉय, डुबॉय से हम याद रख लेते हैं डूबना। कोई डूब मतलब कोई चीज़ डुबा देते हैं हम, या कोई चीज़ तैरती है, जैसे कि मान लीजिए फूल जो है पूजा के वो तैरते हैं। ये हम पूजा करते टाइम हम नदियों में फूल बहा देते हैं, वो सब तो वो हमारे हिंदू मैनर्स हैं और हिंदू कस्टम्स हैं। तो हिंदू मैनर्स एंड कस्टम, तो एबी डुबॉय ने जो बुक लिखी उसका नाम है हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स। उसके बाद दो हैं बर्न्स, मतलब जलना, बर्न का मतलब जलना है। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि अलेक्जेंडर बर्न और जेम्स बर्न। अलेक्जेंडर राजा था, वो जला तो उसको बुखार हुआ, बस इतना ही। लेकिन जेम्स जो है वो जला, तो जेम्स क्या था, वो इंसान बेचारा ब्रिटिश ठंडे एरिया में रहा हुआ था, यहाँ आया गर्मी लगी, तब के रोज़ कोर्ट तक जाता था वो, इसलिए वो जला। तो जेम्स क्यों जला? बिकॉज नैरेटिव ऑफ विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध। और अलेक्जेंडर क्यों जला? बिकॉज ट्रेवल्स इनटू बुखारा, बुखार से बुखारा हम याद कर सकते हैं। उसके बाद है CJC डेविडसन। डेविडसन मतलब हार्ले डेविडसन याद कर लेते हैं, एक बाइक आती है। तो बाइक से क्या करना है, मान लो पहाड़ों में घूमने चले गए, लोग ट्रैवल करते हैं, बाइक पे जाते हैं दूर दूर तक। तो डायरी, और अपर इंडिया पोर्शन है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो पहाड़ी रीजन है वहाँ पे। तो डायरी ऑफ ट्रैवल एंड एडवेंचर इन अपर इंडिया, CJC डेविडसन। अब हम बात करते हैं जॉन बटलर की। मान लीजिए आप पहाड़ों में बैठे हैं, असम में चारों तरफ ग्रीनरी है, टी है, असम में टी बहुत होती है। तो चाय के साथ आप क्या ले रहे हैं? बटर ले रहे हैं, मतलब ब्रेड बटर ले रहे हैं, या मस्का बन, वो जो भी आता है वो ले रहे हैं। तो बटलर से हम जॉन बटलर से याद करेंगे, ट्रैवल एंड एडवेंचर इन द प्रोविंस ऑफ असम। विक्टर जैकमॉट, विक्टर मतलब विक्ट्री। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, बहुत फेमस है, तो उसमें आपने ये ज़रूर देखा होगा कि वो बोलते हैं कि राजा बनने से पहले उनकी मूरत को पूरे शहर में घुमाया जाता है, एंड देन बाहुबली गोज़ और वो पूरा अपना एरिया देखते हैं कि क्या क्या है। तो मान लीजिए इसकी विक्ट्री होगी, ये राजा बन गया, तो ये ट्रैवल कर रहा है। लेटर्स फ्रॉम इंडिया डिस्क्राइबिंग अ जर्नी इन द ब्रिटिश डोमिनियंस ऑफ इंडिया, ट्रैवल करके
इंडिया, ब्रिटिश डोमिनियंस जो इंडिया की है, तिब्बत, लाहौर, कश्मीर, सारी जगह ट्रैवल करा है। फिर है बैरन चार्ल्स, जैसे कि हमें पता है प्रिंस चार्ल्स जो कि अभी अभी किंग बने हैं, तो वो कहाँ आएंगे घूमने, वो कश्मीर घूम रहे हैं। राजा बन के प्रिंस चार्ल्स आएंगे तो मुझे कश्मीर घूमना है, पंजाब घूमना है, क्योंकि कश्मीर मतलब हमारा इतना सुंदर है, तो इसे घूमने वो आए हैं। इस तरीके से हम इन बुक्स को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स की। क्यों इम्पॉर्टेंट है न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स? ऑब्वियसली क्योंकि इनसे हमें उस टाइम के बारे में पता लगेगा, हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा। न्यूज़पेपर दोनों लैंग्वेज में लिखे जाते थे, इंग्लिश में भी और वर्नैकुलर लैंग्वेज में भी। इंग्लिश में हमें समझ आता है, वर्नैकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, बंगाली में, अलग अलग लैंग्वेजेस में। अब सबसे पहले न्यूज़पेपर कब उन्होंने पब्लिश करना शुरू करना चाहा होगा? सबसे पहले क्या हुआ था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसकी माल प्रैक्टिसेस थी। तो किसी ने सोचा, उसके एम्प्लॉय ने, कि मैं इनको एक्सपोज कर दूंगा, मैं एक न्यूज़पेपर चलाऊंगा और उनमें इनके बारे में सब कुछ सच सच लिख दूंगा। तो सबसे पहले ये सब सोचा 1776 के अंदर विलियम बोल्ट्स ने, पर उनकी बात वो पूरी हो नहीं पाई और ना ही वो एक न्यूज़पेपर प्रिंट कर पाए। लेकिन ये रियल कब हुआ? 1780 के अंदर जेम्स अगस्टस हिगी, जिन्होंने पहला न्यूज़पेपर जो है बंगाल गैजेट या फिर कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर जिसका नाम है, वो पब्लिश करना शुरू किया। पर ज़्यादा टाइम नहीं कर पाए, सिर्फ 2 इयर्स बाद उनकी जो प्रेस है उसे बैन कर दिया गया। क्यों मतलब सीज़ किया उनकी प्रेस को? क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटस्पोकनली वो अपोज कर रहे थे जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। तो शुरू में ये जो न्यूज़पेपर इंग्लिश में लिखे जा रहे थे, ये किसके लिए थे? ये या तो जो इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है मतलब उसी के लिए थे ऑब्वियसली, तो वो या तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई यूरोपियंस या एंग्लो इंडियंस जो इंग्लिश जानते थे, ऐसे हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन लोग, उनके लिए लिखे जा रहे थे। फिर उसके बाद जब ये बंद हो गया, सीज़ हो गई, उसके बाद कैलकाटा गैजेट आया 1784, मद्रास कुरियर 88 में और बॉम्बे हेराल्ड 89। ऐसे याद कर लो, यहाँ है कैलकाटा, यहाँ है मद्रास और यहाँ है बॉम्बे। तो हमें ऐसे जाना है, कैलकाटा, मद्रास एंड देन बॉम्बे। हम यहाँ से शुरू करेंगे, मद्रास जाएंगे और फिर हम बॉम्बे जाएंगे। तो पहले आया कैलकाटा गैजेट 1784, मद्रास कुरियर 1788 एंड देन बॉम्बे हेराल्ड 1789। अब हम बात करते हैं कि क्या हुआ। अब वर्नैकुलर लैंग्वेज, हिंदी या और भी लैंग्वेज जो है वो यूज़ की होगी। तो ये सब क्या हुआ, नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने सोचा भी हम भी लिखें, हम भी अपनी बात पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे जो थे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1/3 जो लोग थे वो फाउंडिंग फादर्स, मतलब जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1/3 लोग उसके वो जर्नलिस्ट हुआ करते थे, वो अपने न्यूज़पेपर लिखते थे। तो अब हम इसे याद करते हैं, इन न्यूज़पेपर्स के नाम और उनके राइटर्स। जी सुब्रमण्यम अय्यर, अय्यर के बारे में आपने सुना होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा उसमें आते थे, अय्यर। तो वो क्या है, वो हिंदू हैं, हम ऐसे याद रखते हैं कि वो क्या है, हिंदू हैं। ऑब्वियसली साउथ इंडियन है तो हिंदू हैं और सभी के दोस्त हैं, सभी के मित्र हैं। तो 2 न्यूज़पेपर इनके हैं, द हिंदू एंड स्वदेश मित्रम। ये 2 न्यूज़पेपर जी सुब्रमण्यम अय्यर के हैं। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, वो तिलक लगाते थे, कौन से रंग का? केसरी रंग का तिलक, ठीक है। और मराठा थे, मतलब वो तिलक लगा के केसरी रंग का और लड़ने जाते थे। तो जो 2 न्यूज़पेपर है केसरी और मराठा, वो महारत, वो बाल गंगाधर तिलक के थे। एक न्यूज़पेपर है बंगाली जो कि था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। नाम से ही हमें पता लग रहा है कि बनर्जी मतलब बंगाल साइड के होंगे, तो इनके न्यूज़पेपर का नाम भी बंगाली है। अब एक न्यूज़पेपर था अमृत बाज़ार पत्रिका, पत्रिका मतलब न्यूज़पेपर। मान लीजिए बाज़ार में 2 भाई हैं, एक भाई जो है वो बैठ के न्यूज़पेपर लिख रहा है और एक भाई जो है वो उसको जाके बेच रहा है। तो 2 जनों ने लिखा है, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। जस्ट टू रिमेंबर, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। एक है गोपाल कृष्ण गोखले का न्यूज़पेपर है सुधारक। इसे कैसे याद रखेंगे? कृष्ण जी कौन है? भगवान हैं, वो सब कुछ सुधार सकते हैं, तो इसलिए सुधारक जो न्यूज़पेपर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले का। फिर है इंडियन मिरर, मान लीजिए एन और एन के बीच में एक मिरर लगा दिया तो ये दोनों सेम दिखेंगे। तो इंडियन मिरर किसने लिखा है? एन सेन ने। वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नरोजी। हम कहते हैं कि हमारे जो दादाजी ना बहुत अच्छा गाते थे, बहुत ही सुरीला गाते थे, मीठा गाते थे, तो पूरी इंडिया की आवाज़ बन गई। तो वॉइस ऑफ इंडिया किसने लिखा था? दादा भाई नरोजी ने।
जीपी वर्मा जी जो हैं वो कौन थे? वो हमें इसे बस ऐसे याद रखना होगा, जीपी मतलब से हम जीप याद रख सकते हैं कि जीप लेके पूरे हिंदुस्तान में घूमे और जहाँ जहाँ एडवोकेट की ज़रूरत थी ना वहाँ वहाँ जाके काम किया। तो हिंदुस्तान और एडवोकेट जो 2 न्यूज़पेपर हैं वो जीपी वर्मा के हैं। तो हम देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर है ना वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि जो लिख रहा है, मान लो लिख रहा है वो प्रो ब्रिटिश राज है, मान लो ब्रिटिश राज की साइड है या उसका सपोर्ट करता है, तो वो उसी टाइप की बातें लिखेगा। या कोई नेशनलिस्ट अगर न्यूज़पेपर लिख रहा है तो वो उससे रिलेटेड बातें लिखेगा। तो ये कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव इन्हें बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा कुछ और न्यूज़पेपर्स थे जैसे कि ट्रिब्यून और अखबार आम। नाम से ही पता लग रहा है कि जो ट्रिब्यून है या अखबार आम है ये पंजाब के थे। इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, कल, गुजराती, ये जो 4 न्यूज़पेपर है ये बॉम्बे से थे। और बंगाल से 2 और 3 और थे, सोम प्रकाश, बंगनिवासी और साधारणी। तो ये और न्यूज़पेपर के बारे में भी हमें पता लगता है। इसके अलावा जो अब्रॉड, ये 4 न्यूज़पेपर जो हैं ये इंडिया में नहीं फ़ॉरेन में लिखे जाते थे। वहाँ पर जो रेवोल्यूशनरीज़ थे वो नेशनलिज्म की फीलिंग डालना चाहते थे लोगों में, इसलिए वो वहाँ से भी काम कर रहे थे। इन्हें हम कैसे याद रखें? इंडियन सोशोलॉजिस्ट, इंडिया की सोशोलॉजी के बारे में जब हम बात करें तो कृष्ण जी के बारे में तो ज़रूर बात करेंगे। हमारी सोसाइटी जो है, कृष्ण जी की जो गीता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हमने लंदन में जाके इंडियन सोसाइटी की बात की। और कौन करेगा सोसाइटी की बात सबसे अच्छे से? कौन कर सकते हैं? कृष्ण जी कर सकते हैं। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन सोशोलॉजिस्ट न्यूज़पेपर चलाया। इसी तरीके से एक मैडम थी, पेरिस में क्या है, आईफिल टावर है, वहाँ पे खड़े होके मतलब उन्होंने बोला वंदे मातरम, ठीक है। तो पेरिस में मैडम ने वंदे मातरम बोला, तो पेरिस में एक न्यूज़पेपर था वंदे मातरम जो मैडम कामा का था। इसी तरीके से एक वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, मतलब कोई वीर पर्सन, बहुत ज़्यादा वीर थे, तो उन्होंने क्या किया, तलवार निकाली। बर्लिन, बर्लिन जर्मनी में है और जर्मनी में है हिटलर, तो हिटलर के आगे तलवार निकाली मतलब बहुत वीर पर्सन होगा। तो तलवार नाम से एक न्यूज़पेपर चलाया वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में। गदर, गदर मूवी देखी होगी, उसमें लाला नाम का एक करेक्टर था, तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका रह गया, यूरोप में तो बहुत, लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में हमने न्यूज़पेपर चला लिए, तो सैन फ्रांसिस्को में एक न्यूज़पेपर था गदर जो लाला हरदयाल का था। उसके बाद हम आ जाते हैं क्रिएटिव लिटरेचर पे। जब इंडियन यूरोपियन से मिले, वहाँ पे उनके लिटरेचर को पढ़ा तो उन्हें लगा कि यहाँ पे भी जो डेवलपमेंट आई लिटरेचर की, तो काफ़ी सारे लिटरेचर हैं जिन्हें हम याद करते हैं। तो सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं। इसमें हम चैटरवर्थ पे, मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इसे सिर्फ याद करने के लिए ऐसे याद रखते हैं कि मान लीजिए वो काफ़ी बोलते थे, तो जब बोलते थे लोग सुनते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उन्हें बहुत आनंद आता था। तो उनकी एक बुक है आनंद मठ। और लास्ट में जब वो इतना बोल रहे, लोगों को आनंद आया, मतलब उनको राजा वाली फीलिंग आती थी कि वो सबको सब कुछ बता रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो। तो उनकी जो लास्ट नोवेल थी वो थी राज सिम्हा। आनंद मठ एक और चीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो कि है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है वो इसी बुक के अंदर लिखा हुआ है और इसके अंदर प्लस सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में भी बताया गया है। अब हम नेक्स्ट बुक पे चलते हैं, हिंद अने ब्रिटानिया। नाम से ही पता लग रहा है कि मतलब ना गुजराती नेम है, तो किसी गुजराती पर्सन ने लिखा होगा। देसाई लोग, गुजराती लोग, इच्छाराम सूर्यराम देसाई गुजराती में ये बुक लिखी थी, हिंद अने ब्रिटानिया। उसके बाद हम देखते हैं कि तमिल में 2 हैं, गिरिजा देवी एंड राम तीर्थमल। गिरिजा देवी, मान लो वो इतनी ज़्यादा मोहित होगी किसी चीज़ से, इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट होगी वो देखते देखते कि वो गिर गई बाई चांस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद करने के लिए कर सकते हैं कि मोहना रजनी, मोह होना, मोहित होना, मोहना रजनी जो बुक है वो किसकी है, गिरिजा देवी की। इसमें हम याद कर सकते हैं राम तीर्थमल, मतलब तीर्थ के ऊपर राम नाम का एक इंसान जब तो तीर्थ पे गया, जब वो तीर्थ यात्रा पे गया तो ऑब्वियसली वो सारे काम खुद तो नहीं कर सकता, तो साथ में एक दास लेके गया अपने। तो दासी कलिन मुसवल्लई जो बुक है वो है राम तीर्थमल की। अब है एक और राइटर जो कि तेलुगु में है और 2 राइटर जो कि मलयालम में है। एक है जीवी कृष्ण राव। कृष्ण जी जो भगवान है उनके आगे सब कुछ, और उनको सब कुछ कैसे लगता है, पपेट्स की तरह। मान लीजिए कोई कील लगी है और उसमें धागा लगा और उसमें पपेट्स हैं, तो उनके लिए तो ये सब ऐसे ही हो रहा है, बिकॉज वो सब कुछ जानते हैं पहले से क्या होने वाला है। तो जो जीवी कृष्ण राव हैं तेलुगु के राइटर, उन्होंने कीलू बोमल्लू द पपेट्स जो हैं ये बुक लिखी है। उसके बाद अगर हम देखें वाईकॉम मोहम्मद बशीर, वाईकॉम क्या है, ये कलर से एक आता है
जो चैनल है वो आता है उससे रिलेटेड। चैनल पे क्या सीरियल दिखाते हैं, दो दोस्तों की कहानी, बचपन में दोस्त थे, बड़े होकर अलग हो गए, जो भी। तो जो बाल्य कला सखी, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, बाल मतलब बचपन और सखी मतलब फ्रेंड्स, तो बाल्य कला सखी जो बुक है वो वाइकम मोहम्मद बशीर ने लिखी है। अब हम बात करते हैं थकाजी शिव शंकरा। ये इंसान बताते बताते थक गए कि एक जो घर है वो टूट गया और उसमें बहुत सारे श्रिम्प्स, चिमीन इकट्ठा हो गए। तो इन्होंने जो दो बुक लिखी वो है टूटियोडे मकान और चिमीन। इसके बाद हम आते हैं पेंटिंग्स पे। लिटरेचर के बारे में एक और बात कहना चाहूँगी कि जो नॉवेल्स थी उन्हें हम पढ़ते हैं तो हमें एक सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी। बिकॉज जब आप नॉवल लिखोगे तो आप किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में, उसकी सिचुएशन के बारे में ज़रूर बताओगे, तो इससे हमें एक सोसाइटी की पिक्चर भी मिल जाती थी। नेक्स्ट हम आते हैं पेंटिंग पे। पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? आप एक पेंटिंग देखोगे, आपको पता लगेगा उन्होंने क्या कपड़े पहन रखे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, क्या फेस्टिवल चल रहा है, कल्चरल लाइफ, कल्चर के बारे में आपको पता लगेगा। दूसरा, आपको पता लगेगा उनकी पॉलिटिक्स के बारे में कि वहाँ क्या पॉलिटिक्स चल रही है, कौन हेड है, क्या कर रहा है। पेंटिंग्स देख के आप इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता लगा सकते हो, उनके घर देख के वो ट्रेड किस चीज़ में कर रहे हैं। प्लस सोसाइटी के बारे में भी, सोशल कंडीशन के बारे में पता लगाया जा सकता है कि मतलब क्या हो रहा है वहाँ पर। तो पहली जो फोटोग्राफी आई थी 1840s में, और उससे पहले जो इम्पोर्टेंट थी वो थी कंपनी पेंटिंग्स, जिसको पटना कलम भी बोलते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थी, जिसके अंदर उस टाइम के ट्रेड, फेस्टिवल, डांसेस, उनके अटायर के बारे में बताया गया था। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पेंटिंग्स थी वो है 1857 रिवॉल्ट के टाइम पे। उस टाइम पे पोस्टर्स बने थे, कार्टून्स बने थे, पेंटिंग्स बनी थी, जिससे हमें उस टाइम के बारे में पता लगता है काफ़ी कुछ। दो पेंटिंग्स हैं इस टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है रिलीफ ऑफ लखनऊ, जो कि थॉमस जोन्स बार्कर ने लिखी थी 1859 में, और एक है इन मेमोरियम, जो कि जोसेफ नोएल पैटर्न की थी, जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड थी। तो इससे हमें पता लगता है कि अगर ब्रिटिश के क्या वर्ल्ड व्यूज़ थे, इंडियन के क्या व्यूज़ थे, किस मतलब ब्रिटिश ने दिखाया पेंटिंग्स में, किस हीरोज़ को दिखाया है कि इन्होंने इंग्लिश को बचाया, किस तरीके से बहुत सारी लेडीज़ थी, उन्हें घेर लिया था, उन्हें बचाया गया, मतलब अलग अलग चीज़ें पेंटिंग्स में डिपिक्ट की गई हैं। उसके बाद आती है कालीघाट पेंटिंग्स, जो कि कलकत्ता की हैं। ऑब्वियसली कलकत्ता में माइथोलॉजी बहुत ज़्यादा है, तो इससे हमें माइथोलॉजी के बारे में पता लगता है। बहुत सारे माइथोलॉजिकल फिगर्स दिखाए गए थे इन पेंटिंग्स में। प्लस जो ऑर्डिनरी लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी एवरीडे लाइफ, रोज़ की लाइफ में वो क्या करते थे, क्या क्या सोशल एविल्स थे उस टाइम पे, सती प्रथा थी, ये था वो था, जो भी थे उनको भी डिपिक्ट किया गया है इन पेंटिंग्स में, कालीघाट पेंटिंग्स जो हैं कलकत्ता की। उसके बाद हम देखते हैं एक नई टाइप की आर्ट मूवमेंट आती है, जो कि नेशनलिज्म जो बढ़ रहा था उससे रिलेटेड थी। तो दो जने थे, नंदलाल बोस और राजा रवि वर्मा, जो इस आर्ट मूवमेंट को स्टार्टिंग कर रहे थे। तो मतलब इन्होंने काफ़ी कुछ इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और बंगाल स्कूल जो एक था, जो अबिंद्रनाथ टैगोर, ई.बी. हेवल और आनंद केंटिश कुमार स्वामी चला रहे थे, तो इन्होंने भी न्यू आर्ट मूवमेंट में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया था। अब ये हमने सारे सोर्सेज को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो एनडीए एग्ज़ाम 2018 में आया है, और ये पूछता है द प्लेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटलमेंट इन मद्रास। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बता सकते हैं और गेस कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। आई होप वीडियो देख के आपको इसका आंसर पता लग गया होगा। तो मद्रास में सेटलमेंट क्या थी, जैसे कि हमने याद किया था कि फोर्ट सेंट विलियम जो कि कलकत्ता में है और फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में है, तो इसका राइट आंसर है फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004 में आया हुआ है, जो कि वंदे मातरम से रिलेटेड है और पूछ रहा है कि वो जो पर्टिकुलर सॉन्ग है वो कौन सी बुक में है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि आनंद मठ जो बुक है बंकिम चंद्र चटर्जी की, उसमें है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आईएएस के प्री में, सिविल सर्विसेज प्री 1999 में आया है कि जो अबिंद्रनाथ टैगोर हैं उनकी पेंटिंग्स हैं वो कैसी थी, क्या वो रियल थी, रियलिस्टिक थी, सोसाइटी से रिलेटेड थी, रिवाइवल की बात करती थी या इम्प्रेशनिस्टिक थी। तो हमें पता है इसका आंसर क्या है, आप पोज करके आंसर दे सकते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि एक नई आर्ट मूवमेंट शुरू हुआ, एक रिवाइवल शुरू हुआ, जिसके अंदर एक बंगाल स्कूल था जो ये चला रहे थे, तो इसका आंसर आएगा रिवाइवलिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आईएसपी 2007 में आया है, जो बोलता है कि इनमें से किसने सोम प्रकाश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है।
जब हमने न्यूज़पेपर की लिस्ट देखी थी उसमें ये नहीं था, बट जनरली सिर्फ इतना बताया था, जो कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया कि सोम प्रकाश जो है ये न्यूज़पेपर बंगाल से है। लेकिन अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो हम इसे याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन से, बिकॉज हर चीज़ आपको बुक में नहीं मिलती है। तो सोम जो है, अगर आपको पता हो, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी हो, तो एक गॉड का नाम था सोमदेव। तो सोम जो है वो ईश्वर थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश न्यूज़पेपर को चलाया। ये हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज द लीडर ऑफ गदर पार्टी। जैसे हमने देखा गदर न्यूज़पेपर जो है वो लाला हरदयाल ने चलाया था, तो इस पार्टी के लीडर भी वही थे। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस याद कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी इस चैप्टर के बारे में कि ये जो चैप्टर है ये मोस्टली फैक्ट बेस्ड है और डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं सिविल सर्विसेज में। जो आए भी हैं तो काफ़ी पुराने टाइम में है, अभी बहुत कम आते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं, तो इसलिए चैप्टर इम्पॉर्टेंट तो है। नेट एग्ज़ाम जो है, नेट हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी एलिमिनेशन मेथड में भी और डायरेक्ट भी कई बार पूछा जा सकता है। स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और याद भी हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं और मैं ट्राई करूँगी कि मैं सब चीज़ का रिप्लाई करूँ। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब करो और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप जल्दी से जल्दी नेक्स्ट चैप्टर कवर कर सको। थैंक यू सो मच।